जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं A2 का अक्टूबर नवंबर 2020 और वेरिएंट है 42। ठीक है बेटा, पेपर निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पोजीशन तक ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये होता है जी। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट बी पार्ट। हाँ जी, द अर्थ में बी कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस दिस मच विद दिस मास ऑफ दिस मच कॉन्सेंट्रेटेड इज सेंटर। मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, रेडियस गिवन है। अ सैटेलाइट ऑफ मास दिस मच इज लॉन्च्ड फ्रॉम इक्वेटर। इट इज प्लेस्ड इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ दिस मच। ओके, इक्वेटोरियल ऑर्बिट पे है, इक्वेटोरियल इक्वेटर के प्लेन में है। कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दिस सैटेलाइट फॉर इट मूवमेंट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इट्स पोजीशन इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट। ओके, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पहले डायग्राम बनाते हैं। ये अर्थ है, इसकी सर्फ ये है जी। तो आप ए पोजीशन से बी पे लेके जा रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ से यहाँ पे लेके जा रहे हैं। हमने चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा? जी माइनस जी एम ओवर रेडियस एट बी माइनस जी एम और रेडियस एट ए। ये माइनस माइनस प्लस होके पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा जी एम आर ए माइनस जी एम आर बी। अब चाहो तो कॉमन ले लो, जी एम कॉमन ले लें। जी एम कॉमन ले लिया, 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अब वैल्यूज़ डाल दें यहाँ पे। हाँ जी, मैं वैल्यूज़ डाल रहा हूँ। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी की वैल्यू पता है आपको 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। mass of earth 6 into 10 power 24 into mass of satellite 2.4 into 10 power 3 डिवाइड, और इसके बाद 1 ओवर आर ए पे रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस फॉर 6.4 into 10 power 6 प्लस ये हाइट गिवन है 5.6, ये वाली हाइट है। इसमें रेडियस ऑफ अर्थ प्लस करेंगे 5.6 इंटू 10 पावर 6 प्लस 6.4, 5.6 प्लस 6.4, 6.4 प्लस 5.6, ये हो जाएगा 0 और ये 12 इंटू 10 पावर 6 1 ओवर, ये हाइट कितनी बच जाएगी बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट चाहिए ना आपको, ये आर बी सेंटर से चाहिए। उस पर क्या करेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस इस हाइट, ये हाइट आपको गिवन है, ये वाली हाइट 5.6 है, इस पर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस कर देंगे 6.4 प्लस 5.6, ये हो जाएगी 12 इंटू 10 पावर 6। अब कैलकुलेटर करेगा जो कुछ भी करेगा और इसका आंसर निकालते हैं। द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेवन इंटू 10 पावर 10, 7 इंटू 10 पावर 10 जॉल्स, 7 into 10 power 10 joules. Determine the speed of satellite when it is in orbit. Speed of satellite निकालनी है। Speed of satellite. Speed of satellite का फॉर्मूला डायरेक्टली भी आता है, नहीं तो डराइव कर लें। Gravitational force is equal to centripetal force. Gravitational force क्या होती है? G m over r square is equal to m v square over r. m से कट गया, r square से कैंसिल हो गया, तो v का फॉर्मूला होता है जी एम ओवर आर का स्क्वायर रूट। अब g की वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, मैस ऑफ अर्थ 6.0 इंटू 10 पावर 24, रेडियस कितना बन रहा है? 12 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर रूट। सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा स्पीड आएगी इसकी 5800 मीटर पर सेकेंड, 5800 मीटर पर सेकेंड।
स्पीड आ रही है 5800 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट। नजर आ भी रहा है कि नहीं? Okay, before the satellite is launched, speed on the equator is this much. Okay, so just why the energy required to launch the satellite depends on whether the satellite is in orbit traveling from west to east or from east to west. Okay, बेटा जिस डायरेक्शन में सैटेलाइट घूम रहा है, घुमाना है जिस डायरेक्शन में, अगर अर्थ भी उसी डायरेक्शन में घूम रही होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस उसकी मोमेंटम को लेस चेंज करना पड़ेगा, लेस फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर अर्थ घूम रही है इस तरफ को और सैटेलाइट उसके ऑपोजिट जा रहा है, अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट और सैटेलाइट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें उसका ज़्यादा मोमेंटम चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि क्रिकेटर बॉल कराता है ना, जब भागता भी उधर जा रहा होता है, बॉल भी उधर फेंकता है, तो बॉल की स्पीड और भागने की स्पीड ऐड होकर बॉल ज़्यादा फास्ट जाती है। अगर मैं भाग पीछे रहा हूँ और बॉल उधर फेंकूंगा तो कम स्पीड से जाएगी। ठीक है, आपको सैटेलाइट को उसी डायरेक्शन में लॉन्च करना है। बिफोर सैटेलाइट इज लॉन्च इन दिस स्पीड इन इक्वेटर, speed at equator due to earth rotation is this much. The satellite, why the energy required to launch the satellite depends on whether the satellite is in the orbit traveling from west to east, from east to west. So less energy is required in throwing in the direction of earth when revolving in the same direction of earth, that is west to east. Less energy is required when satellite is revolving in the direction of Earth's rotation, that is from west to east. अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, तभी तो लगता है कि सन ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है, ऐसे बता देंगे। ठीक है जनाब, नेक्स्ट आगे स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल क्या होती है? एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी के सम को, और वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। द माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ randomly distributed kinetic energies and potential energies of molecules. ठीक है, इनके सम को बोलते हैं, ठीक है जी। आगे बेटा, the atom of ideal gas occupy a container of this much at a pressure this much, and pressure भी given है आपको, volume भी given है, pressure भी given, temperature भी given है। उसके बाद volume तो उतना ही है, नहीं volume बढ़ गया है, ये 2 × 10⁻³ था, ये थी है, प्रेशर उतना ही है। और द गैस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर सो दैट द वॉल्यूम बिकम्स दिस मच एट ए टेम्परेचर दिस मच। फॉर अ फिक्स मैस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मोल्स। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लें। PV इज इक्वल टू nRT। सब चीज़ें आपके पास हैं, PB है, VB है, RB है, TB है, सब वैल्यूज डालेंगे तो याद आ जाएगा। P की वैल्यू कितनी है? 2.6 × 10⁵। V की वैल्यू कितनी है? 2.3 × 10⁻³ एंड निकालना है। R की वैल्यू कितनी है? 8.31 और केल्विन में 180। सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। कितना आंसर आ रहा है? 0.4। तमाम डाटा 260 0.400 लिखा हुआ है। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सब 360 है तो आंसर भी 360 पे देना है। द टेम्परेचर इन केल्विन, ये टेम्परेचर निकालना है आपने, ये टेम्परेचर निकालना है। ओके, तो टेम्परेचर निकालना है, क्या क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो V1/T1 भी लग सकता है, चार्ल्स लॉ लग सकता है ना, या PV = nRT से भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है। तो V1/T1 = V2/T2। V1 कितना है? 2.3 × 10⁻³ ये कितना है? 180। ये V2 3.8 × 10⁻³ T2 निकालना है।
-3 से कैंसिल हो गया। ये आ रहे 297 केल्विन्स। बेटा इस पार्ट को मैंने इस पार्ट को इधर सॉल्व किया, ये आ रहे 297 केल्विन्स। ठीक है, आगे चलें। ड्यूरिंग द चेंज द थर्मल एनर्जी supplied to the gas is 980. During the change in B, the thermal energy supplied to 980. Determine the work done on the gas during this change. Okay, work done on the gas निकालना है। Work done क्या होता है? P delta V, pressure multiplied by change in volume। Pressure तो constant है, volume change हो रहा है, P delta V। तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। वर्क डन हमने क्या निकालना है? वर्क डन ऑन द गैस। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। फिर पहले तो ये निकाल लेना, बाद में वर्क डन ऑन द गैस पे ये नेगेटिव आंसर ऊपर लिख दीजिएगा। प्रेशर की वैल्यू कितनी थी? प्रेशर की वैल्यू 2.6 इंटू 10 पावर 5, 2.6 इंटू 10 पावर 5, 2.6 इंटू 10 पावर 5, 2.6 इंटू 10 पावर 5। वॉल्यूम था 3.8 माइनस 2.3 इंटू 10 पावर -3 भी था, बाहर लिख लिया ब्रैकेट के। सॉल्व कर रहे हैं P डेल्टा V, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो कितना आ रहा है? 390 जॉल्स। 390 जॉल्स आ रहा है। ये वर्क डन है, वर्क डन ऑन द गैस है तो -390 जॉल्स, -390 जॉल्स। डिटरमिन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q प्लस वर्क डन ऑन द गैस। कितनी एनर्जी सप्लाई की है आपने? 980 में प्लस कर देंगे -390, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी बेटा 590 जॉल्स। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट बेटा आगे चल रहे हैं। A simple pendulum consists of a metallic sphere suspended from a fixed point by the means of the thread। एक metallic sphere है, fixed point से suspended है, ये 12.7 इसको राइट पे ले गए, इतनी हाइट गिवन है, इसका मास गिवन है। The sphere of mass 94 grams is displaced to one side through a horizontal distance 12.7. The center of gravity of the sphere rises this much. The sphere is released so that it oscillates. The sphere may be assumed to oscillate in SHM. State what is meant by SHM. SHM क्या होता है? Acceleration is directly proportional to displacement but opposite to the displacement toward the fixed point. अच्छा आगे क्या कहते हैं? State the kinetic energy of the sphere when sphere returns to the displaced position shown in figure 3.1. Okay. State the kinetic energy of sphere when the sphere returns to the displaced position and shown in figure 3.1, to the displaced position 3.1. State the kinetic energy when the sphere दोबारा वापस आती है वहाँ पे displaced position पे, नहीं यहाँ की पूछ रहा है कि यहाँ की पूछ रहा है? State the kinetic energy of sphere when the sphere returns to the displaced position shown in figure 3.1. ये displaced position है ना। The sphere is released so that it oscillates. The sphere may be assumed displaced position। दोबारा इधर ही, इधर से चल के दोबारा इधर आती है। So the kinetic energy of sphere when the sphere returns to the displaced position shown in figure this, तो क्या होगी? दोबारा वहीं पे आके रुक जाएगी ना, जीरो हो जाएगी, जीरो। ये वहाँ पे पूछ रहा है डिस्प्लेस्ड पोजीशन ये थी, यहाँ पे रिटर्न करेगी, यहाँ पे आएगी तो रुक जाएगी। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस। टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक तो जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh से भी निकाल सकते हैं। मैथ्स गिवन है आपको, यस गिवन है, चेंज इन mgh। तो निकाल लेते हैं। जीपी मैथ्स कितना है? 94 और 1000। जी कितना है? 9.81। कितनी हाइट लेके गए हैं? 0.9 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं, तो जीपी आ जाएगी, वो टोटल के इक्वल होगी। यार ये 8.3 इंटू 10 पावर -3
8.3 इंटू 10 पावर माइनस 3, इसका आंसर आ रहा है 8.3 इंटू 10 पावर माइनस 3 जॉल्स। 8.3 इंटू 10 पावर माइनस 3 निकाल ली। यूज योर आंसर टू शो दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज दिस मच। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। टोटल एनर्जी हमारे पास है, टोटल एनर्जी कितनी है 8.3 इंटू 10 पावर माइनस 3 जॉल्स टोटल एनर्जी। हाँ जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 8.3 इंटू 10 पावर माइनस 3। मैथ्स ही पता है, 94 ग्राम्स है ना, 94 हाफ मैथ्स कितना है 94 ओवर 1000। ओमेगा निकालना है आपने, एक्स नॉट कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है इसका, राइट पे कितना लेके गए थे इसको 12.7 12.7 मीटर में चेंज करना है। बेटा सॉल्व करेंगे तो मैग आ जाएगा जी। ओमेगा का आंसर आ रहा है 3.3 रेडियन पर सेकेंड, 3.3 रेडियन पर सेकेंड। The time period t of the pendulum is given by the expression where g is equal, calculate the value of L, L निकालना है। ओके, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन गिवन है। टाइम पीरियड की जगह लिख सकते हैं ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है, ओमेगा होता है ना 2 पाई ओवर टी। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। तो ये आपके पास है 2 पाई ओवर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। 2 पाई से कट जाएगा। तो ओमेगा के उसको उल्टा कर दें, ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल का रूट। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल, या एल इज इक्वल टू जी ओवर ओमेगा स्क्वायर। एल 9.81 ओवर 3.3 का स्क्वायर, मुझे तो 1 ही लग रहा है। हाँ जी, तो आंसर आ रहा है 0.9 मीटर्स, 0.90 मीटर्स। ठीक है बेटा, इजी पार्ट था ये, कोई मसला नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जनाब। स्टेट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिशन डेटा इन डिजिटल रेदर देन इन एनालॉग। स्टेट 2 डिसएडवांटेजेस और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन डिजिटल रेदर देन एनालॉग। डिजिटल में नुकसान क्या होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिजिटल डाटा को एनालॉग में और एनालॉग में डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्जन्स आर रिक्वायर्ड, डीएसी एंड एडीसी लगाने पड़ते हैं, कन्वर्जन्स आर रिक्वायर्ड। और सिग्नल बिल्कुल 100% रिप्रोड्यूस भी नहीं होता। अहो एक मिनट, उल्टा बोल रहा हूँ। स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ इन डिजिटल, डिजिटल के फायदे बताने हैं एनालॉग के ऊपर। डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में डाटा सिक्योर होता है, डिजिटल में नॉइस को फिल्टर आउट कर लेते हैं, डिजिटल सिंपलर है, लेस एक्सपेंसिव है, सिंपलर, सिक्योर, लेस एक्सपेंसिव, और नॉइस कैन बी फिल्टर्ड आउट। मैं समझ रहा था वो पूछ रहा है कि एनालॉग के फायदे बताएं डिजिटल पे, डिजिटल के पूछ रहा है, तो ये बता देंगे हम जनाब। अच्छा आगे कहते हैं, एन एनालॉग सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, द ट्रांसमिशन सिग्नल में बी रिप्रेजेंटेड बाय द बॉक्स। यहाँ पे क्या किया, एनालॉग सिग्नल था, एडीसी लगा दिया, फिर भेजा, फिर डीएसी लगा के वापस आ गया। द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज शोन। ये ग्राफ गिवन है आपको। द एनालॉग सिग्नल इज सैंपल एट द फ्रीक्वेंसी 0.1। द फर्स्ट सैंपल इज टेकन एट T0. Some values of the sample
are shown in the table. Each digitized number contains 4 bits. ठीक है, बाकी करने हैं आपने. 0 पे 0 है, 5.1 पे 5.7 है, इसको 6 कर देंगे ना, राउंड ऑफ करेंगे आगे को. हमेशा इसको 5 कर देंगे, सॉरी पीछे को राउंड ऑफ करते हैं. 6.2 को 6 कर देंगे. 0.3 पे क्या है, 0.4 पे क्या है, 0.5 पे क्या है. 0.3, 0.4, 0.5. ओके, पहले चेक करते हैं. 0.3, 0.4, 0.5 पे वोल्टेजेस क्या हैं. 0.3 पे ये एग्जैक्ट 3 एग्जैक्ट है. 0.3 पे 3 है. 0.4 पे कितनी है, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 है. 0.4 पे 4.8 है. और 5 पे कितनी है, 5 पे 1 है. 0.5 पे 1 है. टेबल से चेक कर लिया. हाँ जी, 0.3 पे 3 है. ये 4.8 है और ये 1 है. अब 3 को कन्वर्ट करें, आपने इस नंबर में कन्वर्ट करना है. कैसे करते हैं, वो होता है ना, ऐसे लिखते होते थे 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3. बेसिकली ये क्या होता है, 1, 2, 4, 8. अच्छा, अब मैंने क्या बनाना है, 3 बनाना है. मैंने 3 बनाना है. कौन कौन सी बिट्स ऑन होंगी, ये दोनों, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, 1. 0, 0, 1, 1. और ये मैंने 4 बनाना है. 4 के लिए क्या होगा, ये बिट ऑन होगी. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. और 1 के लिए क्या होगा, 0, 0, 1. जी जनाब. छवि ओके, सही किया. उसके बाद कहते हैं, ये वैल्यूज चाहिए होंगी आपको, प्रॉब्लम मिटाता हूँ. ये वैल्यूज चाहिए, मैं लिख देता हूँ सर. 0 पे 0 है, ये 0.3 पर है, 0.4 पर है, 0.5 पर है. बेटा वैल्यू चाहिए होंगी. 0.2 है, 0.1 है, ये आखिरी वाली वैल्यू चाहिए. 1, 0, 1. ये बेसिकली 5.7 है, 6.2 है, 0.110. ठीक है, कंप्लीट टेबल हो गया. अ सिंगल बिट from the output of the digital meter is converted to corresponding the output voltage of analog 1 millivolt. 1 millivolt के इक्वल है. Assuming that the conversion and transmission is not introduce a time delay. On figure show the variation with time t. अब मैं उसी के ऊपर दिखाता हूँ. आपका जो 1 बिट है ना, वो किसके इक्वल है, 1 मिलीवोल्ट के इक्वल है. 1 बिट 1 मिलीवोल्ट के इक्वल है. 1 बिट 1 मिलीवोल्ट के इक्वल है. ओके, इस पे बनाते हैं. ऐसा ही है. हाँ जी, मिलीवोल्ट. जी बेटा, पहले क्या है जी, पहले 0 पे 0 ही है, वो 0 ही रहेगी इधर तक. फिर 0.1 मिली सेकेंड के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी. 5, ये 5 है, ये 5 नंबर है. 5. फिर 5 पे चले जाएंगे हम, यहाँ से सीधा 5 पे चले जाएंगे. ये 5 हो जाएगी, ये 5 रहेगी. 0.2 पे ये 6 हो जाएगी, ये 6 ही रहेगी. फिर इधर तक
0.3 पे ये क्या हो जाएगी, 0.3 पे ये 3 हो जाएगी, 3 पे आ जाओ। पॉइंट 3 पे आ जाएगी और ये 3 रहेगी। पॉइंट 4 पे ये 4 पे आ जाएगी। ठीक है जनाब, लेवल्स ऑफ 0, 5, 6, 3 एंड 4, ये 0 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है। हाँ, यही मार्किंग स्कीम कह रही है। ठीक है जी, ऐसे ही करेंगे। ठीक है जनाब, आगे चल रहे हैं। हो गया रिप्रोड्यूस। आपने नीचे बनानी थी, मैंने जान के इस पे बनाई है ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा भी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फील्ड ऑफ फोर्स। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड क्या होता है? फील्ड इज अ रीजन, एन एरिया, अ स्पेस अराउंड द ऑब्जेक्ट अप टू विच द अदर masses एक्सपीरियंस एनी अट्रैक्शन और रिपल्जन। यहाँ पे फोर्स फील करती हैं। मेरा पार्टिकल एक्सपीरियंस है फोर्स, ये बताना है। रीजन जहाँ तक पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। स्टेप 1, सिमिलरिटी एंड 1 डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। 1 सिमिलरिटी एंड 1 डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 डिफरेंस, 1 सिमिलरिटी एंड 1 डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए ग्रेविटेशनल फील्ड। दोनों रेडियल हैं, बोथ आर रेडियल हैं। और डिफरेंस क्या है? ग्रेविटेशनल इज ओनली अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रिक में भी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल ओनली अट्रैक्टिव, खुद देख लीजिएगा, ग्रेविटेशनल ओनली अट्रैक्टिव होता है, इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। दोनों इनवर्स के लॉ को ओबे करते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक, गिव 1 सिमिलरिटी 1 डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। तो अब ड्रॉ करके दिखा दें। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? मास के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा इस तरह होगा, और चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूं भी हो सकता है आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज के अराउंड पॉजिटिव चार्ज इनवर्ड्स। ठीक है, ज़्यादा लिखेंगे ताकि ज़्यादा पता चले। अच्छा बेटा, बी पार्ट। An isolated metal sphere of radius 0.15 meter is situated in a vacuum as illustrated in figure 5.1. The electric field strength at the surface of the sphere is this much. Surface पे इतनी है. Determine the charge on the sphere. तो Q is equal to charge. क्या फार्मूला होता है? E is equal to K Q over R square. K बताया करें या पूरा या ऐसे लिख लिया करें। यहाँ पे Q आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बेटा ऐसे लिखा करें, बस ज़्यादा बेहतर है। तो चार्ज को सब्जेक्ट बना लेना है। चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा? E मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे आप। ये आपने K अलग से बता दिया ना, फिर K इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख दें और K की वैल्यू बता दें। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा? Q इज इक्वल टू E R स्क्वायर ओवर K। E कितना है जी? 84। R कितना है? 0.15 का स्क्वायर ओवर K, 9 इंटू 10 पावर 9। तो आंसर आ रहा है 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 10। 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 10 आ गया आंसर। चार्ज आ गया 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 10। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट D, डिस्टेंस 0.45 मीटर्स, एट a distance 45 मीटर फ्रॉम द सेंटर, इस डिस्टेंस के ऊपर 0.45 मीटर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। दोबारा वही फार्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर, फिर K इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9। ये लिख दिया करें साइड पे, तो डाल दें वैल्यू।
9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 10 था मेरे ख्याल से, और आर कितना है 0.45 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी ई पॉइंट के ऊपर भी। .3 वोल्ट पर मीटर, 9.3 वोल्ट पर मीटर, 9.3 वोल्ट पर मीटर आ रही है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, आसान पार्ट था ये तो। अब ग्राफ बनाना है। यूज द इंफॉर्मेशन टू शो द वेरिएशन ऑफ 0 से लेके 45 तक। 0 से लेके 0.15 तक तो उसका रेडियस चल रहा है ना, ये सफ़ियर थी ना, इसका रेडियस कितना था 0.15, और ये मेटालिक थी। मेटालिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होता है, 0.15 तक, यहाँ तक तो 0 होगा। फिर सरफेस पे आके कितनी 84 हो गई थी, 80 या 100 है, तो दरमियान में 90 होगा। 1 2 3 4 5 90, तो 84 यहाँ तक होगा। ये 84 हुई। फिर 0.45 डिस्टेंस पे कितनी हो गई 9.3, 0.45 डिस्टेंस पे इधर 9.3 कहाँ पर है, ये 20 है, 2 4 6 8 ऑलमोस्ट यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। जी जनाब, ये कर लिया हमने। नेक्स्ट जी, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है। क्या होता है, चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज स्टोर्ड ऑन वीच प्लेट, C इज इक्वल टू Q ओवर V। चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ईच प्लेट बोलना है। स्टेट 3 फंक्शन ऑफ कैपेसिटर्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। स्मूथिंग के काम आता है, एनर्जी स्टोरिंग और फिल्टरिंग आउट DC फ्रॉम AC। और टाइम डिले सर्किट और ट्यूनिंग सर्किट, RLC सर्किट, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। अच्छा भैया, स्टूडेंट इज हैज अवेलेबल 3 कैपेसिटर्स ऑफ 12 माइक्रोफेरेड। 3 कैपेसिटर्स हैं जी 12 के, 12 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर्स हैं। ऑन फिगर ड्रॉ वन पॉसिबल इन ईच केस टू शो हाउ द स्टूडेंट कनेक्ट द कैपेसिटर टू गिव द कंबाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल 18 माइक्रोफेरेड। 18 लेके आना है। 18 कैसे बनता है, 18 बनता है 12 प्लस 6 होता है 12 ओवर 2। प्लस करने के लिए पैरेलल और डिवाइड करने के लिए 2, तो यूं कर देते हैं सीरीज में। ये बन गई, ये होगी 12 ओवर 2 और यहाँ पे 12। इन दोनों का कैपेसिटेंस ये हो गया और इसका कैपेसिटेंस ये हो गया, 18 बन गया। एट बनाना है। इसका तो पैरेलल तो नहीं जोड़ेंगे, पैरेलल जोड़ेंगे तो 12 से बड़ा ही आंसर आएगा, 12 से बड़ा ही आंसर आएगा। सीरीज में ही कनेक्ट करना है। 8 8 8 8 फाइनल सीरीज होना चाहिए। अच्छा, तो एक अगर मैं यूं जोड़ के देखूं, मैं पहले चेक करता हूं, मैं यूं जोड़ के देखता हूं। ये पॉसिबिलिटी ये है ना, ये पॉसिबिलिटी है। ये हो जाएगा 12 और ये 12, ये 24 हो जाएगा और ये 12 है। अब इनको प्रोडक्ट ओवर सम करके देखो जरा, 24 इंटू 12 ओवर 24 प्लस 12, you got 24 into 12 over 36, 12 ones are, 12 threes are, 3 8s are, yes, ये सही है। इसका 8 ही आ रहा है बेटा। देखो ना यार, ये बनेगा, ये और तो बनी 3 यूज़ करने हैं, इसके अलावा कोई भी बनाते हो तो और नहीं आ रहा, तो मैंने यूँ करके देख लिया पहले। फाइनल सीरीज़ होगा, ये ओवरऑल सीरीज़ है क्योंकि आपको कम चाहिए, ओवरऑल सीरीज़ होना है। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के चेक करके देख लेंगे, हो जाएगा।
जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज. Electron in a beam are traveling at high speed in vacuum. The electrons are incident on the metallic target, causing X-rays radiation to be emitted. The variation with wavelength of intensity I and X-ray spectrum आपको given है. Explain why there is a continuous distribution of wavelength. ये continuous क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या है? The electrons, millions of electrons हैं, millions of collisions हो रहे हैं, repeated collisions हो रहे हैं, तो और रेंज ऑफ डिसेलरेशन है. हर डिसेलरेशन में क्या होता है? एक्सरे फोटोन एमिट होता है. तो कंटिन्यूस होने की रीजन क्या है? जी, एक्सरे कब होती है? एक्सरेज लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स, लेकिन एक्सरेज are produced when electrons collide and decelerate, collide to the metallic target and decelerate, collide to target and decelerate. अच्छा, और क्या था? लार्जर द डिसेलरेशन, लार्जर द फ्रीक्वेंसी, स्मॉलर द वेवलेंथ. लार्जर द डिसेलरेशन, लार्जर द फ्रीक्वेंसी, स्मॉलर द वेवलेंथ, स्मॉलर लैम्डा. So there are millions of collisions and range of decelerations. Large number of collisions and large number of decelerations. Large number of collisions, therefore range of decelerations. Therefore range of deceleration. ठीक है बेटा? Next. आगे चल रहे हैं. In a certain wavelength there are narrow peaks of increased intensity. ये spikes क्यों हैं? The spikes represents the particular wavelength. They represent the line spectra of the target. When the target electron excite and de-excite, they emit particular wavelengths. ठीक है, इसको बता देंगे. क्या करते हैं? Electrons, it represents line spectra of target. It represents line spectra of target. Target electrons excite after collisions. Excite from after collision. Excite from low energy to high energy, from low energy level to high energy level. When these electrons de-excite, when these electrons de-excite, they emit particular wavelengths. इसलिए बन गया. ठीक है बेटा? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. An ideal operational amplifier is said to have infinite bandwidth and infinite slew rate. What is meant by infinite bandwidth? Ideal amplifier की infinite bandwidth का मतलब ये हुआ कि ये हर frequency को equally amplify करेगा. It amplifies equally to all the frequencies. It amplifies equally. It gives constant gain for all the frequencies. ठीक है? अब infinite slew rate का क्या मतलब है? Infinite slew rate कि प्रोसेसिंग स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है, इनपुट और आउटपुट के आने में कोई टाइम डिले नहीं होगा. नो टाइम डिले when input to the amplifier is applied, and there is no time delay. Infinite
इन्फिनिट स्लीव रेट का मतलब है वेरी इन्फिनिट प्रोसेसिंग स्पीड, इन्फिनिट प्रोसेसिंग स्पीड means no time delay in applying input and obtaining voltage, and applying input voltage and obtaining output voltage. टाइम डिले नहीं आता, जैसे इनपुट देते हैं वैसे आउटपुट आ जाती है। इसको ऐसे करके लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। नेक्स्ट, एन एम्पलीफायर सर्किट इनकॉर्पोरेटिंग एन ऑप एम्प आर शोन। ये कौन सा एम्पलीफायर है? ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, पॉजिटिव को इनपुट दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। द रेजिस्टेंस आर इज टू बी फिक्स सो दैट, इसकी रेजिस्टेंस को फिक्स करना है सो दैट द इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.4 फॉर इनपुट 0। द एम्पलीफायर इज नॉट, द एम्पलीफायर इज ऑन सैचुरेटेड, कि एम्पलीफायर सैचुरेट हो जाए। द रेजिस्टेंस आर इज टू बी फिक्स्ड so that on an input potential difference of 0.4 volt the amplifier is on the point of saturation, just saturation पर आ जाए। determine the gain of amplifier, determine the gain of amplifier। okay, मतलब यहाँ पे 0.4 दें तो जब सैचुरेट होगा तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। तो गेन क्या होता है? आउट ओवर इन, आउट 5 इन 0.4, 50 ओवर 4, 12.5 मेरे ख्याल से। जी अच्छा, उसके बाद आर निकालना होगा अगले पार्ट में मेरे ख्याल से, आर निकालना है। अब ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, आपको इसका फार्मूला पता है गेन का। इसके गेन का फार्मूला क्या होता है? 1 + RF ओवर R1। ये RF है और ये R1 है, ये R1 है और ये RF है। तो डाल दें, ये 12.5 आ गया, ये 1 है प्लस R ओवर 800, ये 1 माइनस हो जाएगा। तो R ओवर 800 इज़ 11.5, R इज़ इक्वल टू 11.5 मल्टीप्लाई बाई 800, 11.5 मल्टीप्लाई बाई 800 यार है 9200 ओम्स आ गया आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ स्मॉल कॉइल इज प्लेस्ड क्लोज टू वन एंड ऑफ द सोलिनॉइड कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। द प्लेन ऑफ द स्मॉल कॉइल इज नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। ऐसे ही है, नजर आ रहा है जैसे। द पावर सप्लाई कॉजेज द करंट आई इन अ सोलिनॉइड टू वेरी इन द टाइम शोन। इस तरह उसके अंदर करंट वेरी हो रहा है सोलिनॉइड में। स्ट्रेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑन द एक्सिस sketch a graph to show the variation with time t of the electromotive force induced in a small coil। electromotive force induced in a small coil इस ग्राफ पे बनाना है। अब वो वाला ग्राफ कैसे है मैं इसके ऊपर बना लेता हूँ। दोनों को साथ साथ कैसे लेके आऊँ? इसकी शेप ये है। ठीक है बेटा, अब मैं इसको उसी ग्राफ के ऊपर ले आता हूँ। ये देखें, ये आपको करंट का ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो अब आपने क्या बनाना है? करंट का ग्राफ गिवन है, T1 से पीछे से शुरू हो रहा था, T1 से पीछे से एक डब्बा पीछे शुरू हो रहा है। एडजस्ट कर रहा हूँ उसको, अब सही है। हाँ जी, तो मुझे पता है ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड किसके प्रोपोर्शनल है? नेगेटिव चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो मैं ये किससे बनाऊं? ये मैं बनाता हूँ ब्लू से, मोटा पेन से। यहाँ पे ग्रेडियंट 0 है तो ये 0 बनेगा, यहाँ पे बाद भी ग्रेडियंट 0 है,
उसके बाद ये ज़ीरो ही बनेगा, उसके बाद भी ग्रेडियंट ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ही बनेगा। अच्छा, दो पल्सेस आएंगे, यहाँ पे क्या है, ग्रेडियंट पॉजिटिव यूनिफॉर्म, तो पॉजिटिव ग्रेडियंट है ना, तो करंट इंड्यूस क्या होगा, नेगेटिव यूनिफॉर्म, यहाँ पे कहीं पे बना लें ये पल्स यूँ, और ये ग्रेडियंट नेगेटिव यूनिफॉर्म है तो ये ऊपर को बन जाएगा, पॉजिटिव पल्स बन जाएगी। अच्छा, पल्सेस की हाइट डिपेंड करता है ग्रेडियंट के ऊपर, ये ग्रेडियंट ज़्यादा है कि ये ग्रेडियंट ज़्यादा है, चेक करते हैं। अगर दोनों ग्रेडियंट सेम है तो पल्सेस की हाइट सेम होगी, दोनों ग्रेडियंट सेम है तो पल्सेस की हाइट सेम होगी। एक मिनट, दोनों ग्रेडियंट सेम है तो पल्सेस की हाइट सेम होगी। ये कितने डब्बों में हो रहा है, दो डब्बों में, ये दो डब्बों में हो रहा है और ये एक डब्बे में हो रहा है। बेटा ये दो डब्बों में हो रहा है, ये एक डब्बे, ये मोर स्टीप है, ये लेस स्टीप है। ओके, तो ये दो डब्बों में हो रहा है, ये एक डब्बे में हो रहा है। ओके ओके ओके, इसको ध्यान में रखना है। तो हाइट सेम नहीं होगी, देखो ये दो डब्बों तक आएगा और ये इसके डबल हाइट पे होगा, डबल, एक डब्बे में होगा, एक डब्बे में होगा, ये कम हाइट पे होगा, ये डबल हाइट पे होगा। इसको मिटा के बना के दिखाऊं, ये दो डब्बों में होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका डबल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक इसका डबल, एक डब्बे में आएगा ये, एक डब्बे में। ओहो, ठीक है, मिट जाएगा, एक डब्बे में बनाओ। ये हाइट कम होगी, हाइट ज़्यादा होगी, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ग्रेडियंट से चेक कर लेंगे। ओके, उसके बाद कहता है द स्मॉल कॉइल इज नाउ रिप्लेस्ड बाय हॉल प्रोब। हॉल प्रोब रखती है स्मॉल कॉइल की जगह। द हॉल प्रोब इज पोजिशन सो दैट द रीडिंग ऑन द प्रोब इज मैक्सिमम। द करंट आई इन अ सोलेनोइड इज, अगेन दोबारा उसने चेंज किया। ऑन द एक्सिस स्केच द ग्राफ ऑफ शो द वेरिएशन ऑफ हॉल वोल्टेज। जब तक करंट होगा हॉल वोल्टेज पे रीडिंग आएगी, जब करंट जीरो हो जाएगा तो हॉल वोल्टेज पे जीरो रीडिंग जीरो हो जाएगी। उसी के ऊपर बना लूँ ग्राफ, उसी के ऊपर बनाता हूँ हॉल वोल्टेज। हॉल वोल्टेज का ग्राफ कैसा बनेगा, इसी के ऊपर बनाता हूँ। करंट ऑपोजिट नहीं हो रहा तो वैल्यू नेगेटिव में तो नहीं जाएगी। हॉल वोल्टेज का ग्राफ बना रहा हूँ, करंट जीरो है तो हॉल वोल्टेज भी जीरो रहेगी। करंट बढ़ेगा तो हॉल वोल्टेज भी बढ़ेगी। करंट कांस्टेंट, हॉल वोल्टेज भी कांस्टेंट। करंट कम होगा, हॉल वोल्टेज भी कम होगी। तो ऐसे ही बनेगा हॉल वोल्टेज का सेम। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा सेम। हॉल वोल्टेज में जब तक करंट है तो वहाँ पे वोल्टेज आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड में जब वोल्टेज नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड मार्किंग स्कीम में चेक करना है तो मुझे। हॉल वोल्टेज शोन 0 बिफोर T1। एक मार्किंग स्कीम से मैं मैच कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा था आपको। ऐसे ही बनेगा हॉल वोल्टेज का। हॉल वोल्टेज एज 0 बिफोर T1 -2 square and then it rises T2 plus 2 and rises to a constant value। हाँ जी, इधर तक कह रहे जीरो रहेगी, इसके बाद भी जीरो रहेगी। VH is as 0, VH shown as 0 before T1 minus दो बॉक्सेस, T1 से दो बॉक्स से पीछे जीरो रहेगी, एंड T2 plus 2 squares and rises at a constant to a non-zero value between T1 and T2। non-zero value between T1 and T2। दो बॉक्स से पीछे शुरू कह रहे होगी, यहाँ से शुरू होगी और T1 से T2 तक यहाँ तक ख़त्म होगी और T1 से T2 तक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो वही चीज़ है ना, राइज करेगी और यूँ करेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। Hall voltage 0 and then after then rises to a constant value T1 and T2, change in T1 and T2 2 small square wide and change 1 square। ये 2 वाइड होगी और ये 1 होगी, बिल्कुल सेम प्रोपोर्शनल बनेगा। सही किया है जनाब, सही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं जनाब हम। क्वेश्चन नंबर 10, अ लॉन्ग स्ट्रेट वर्टिकल वायर कैरीज करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। वायर पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कार्ड। कार्ड से गुजर रही है, ऊपर से देख रहे हैं इसको, करंट ऊपर जा रहा है। क्या बनाना है,
ऑन फिगर ड्रॉ द 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंटी क्लॉकवाइज बनेंगी, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है, एक ये बना दी, एक थोड़ा यूँ बना दी, अब थोड़ा ज़्यादा गैप पे बनाएं, ये और ज़्यादा गैप पे बनाएं, और सब क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जनाब, आगे चल रहे हैं। 2 wires A and B are placed through the card. The wires are parallel and carrying current in the direction shown. Explain why the magnetic force is exerted on each wire. Magnetic force क्यों लग रही है? They are current carrying conductor and placed, both wire are current carrying conductor, both have magnetic field. They are current carrying wires and placed in a magnetic field. So they are experience the magnetic force. Whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences the magnetic force. ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों वायर्स हैं, दोनों में करंट है, दोनों का मैग्नेटिक इफेक्ट है, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली पड़ी हुई हैं। इनका मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर पड़ी हुई हैं। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। अच्छा, द करंट इन द वायर इज नॉट इक्वल, एक्सप्लेन वेदर द मैग्नेटिक फोर्स आर इक्वल, बिल्कुल इक्वल होंगी। करंट अगर इक्वल नहीं भी है, द फोर्सेज आर द पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो अगर इस पर करंट ज़्यादा है, ठीक है, इस पर करंट कम है, इस पर करंट ज़्यादा है, इस पर करंट कम है, फोर्सेस सेम लगेंगी। रीज़न क्या है, इस पर करंट ज़्यादा है तो इसका फील्ड स्ट्रांग होगा और वहाँ पे इसका फील्ड स्ट्रांग होगा, लेकिन इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे चूँकि स्ट्रांग फील्ड में पड़ा हुआ तो ज़्यादा फोर्स लगेगी। अब इसका फील्ड वीक है लेकिन यहाँ पे करंट ज़्यादा है, तो फोर्स किसके इक्वल होती है, BIL। एक का B ज़्यादा होगा, एक का करंट ज़्यादा होगा, तो कंपेंसेट हो जाएगा वो, तो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगी, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करेगी। कितने मार्क्स हैं, एक ही नंबर है बस। लास्ट क्वेश्चन, electromagnetic radiation are incident on the metal surface. It is observed that the minimum frequency of electromagnetic radiation below which the emission will not occur. This observation provides the evidence of the particular nature of electromagnetic radiation. State 2 other observations. क्या था, the instantaneous emission होती है और maximum kinetic energy depends on frequency. It doesn't depend on intensity. हमें पता है particulate nature के। अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और 1/λ का ग्राफ बनाया। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस एंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द वेरिएशन, ये ग्राफ बन गया यूं करके। यूज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यूज अ ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको पीछे ले आएँ, इसको एक्सटेंड करें स्ट्रेट, यहाँ से आपको 1/λ की वैल्यू पता चल जाएगी। 1.9 है, 1.91, 1.92, 1.93 ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे 1/λ की वैल्यू आ रही है 1.93 इंटू 10 पावर 6 पर मीटर। तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, इसको ऑपोजिट करते हैं, इसको ऑपोजिट करते हैं, 1/1.93 इंटू 10 पावर 6। आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ पे कट कर है, वहाँ से 1/λ आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, एंड C इज इक्वल टू F λ। ठीक है, तो F इज इक्वल टू C/λ। C होता है स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो वो आ रही है 5.8 इंटू 10 पावर 14 सॉल्व करने के बाद। ठीक है जी, 5.8 इंटू 10 पावर 14। उसके बाद क्या कहते हैं, यूज़ द ग्रेडियंट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ग्रेडियंट यूज़ करें, प्लैंक कांस्टेंट, इस ग्राफ का ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा। हमारी इक्वेशन क्या होती है, ई मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होती है ना, HF इज इक्वल टू HF नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब इसको सब्जेक्ट बना लिया, इसके लैम्डा डाल लें, HF नॉट लैम्डा की फॉर्म में लेके आओ उसको, तो ये बन जाएगा HC/λ, ये बन जाएगा HC/λ नॉट प्लस E मैक्स। ये आपका इक्वेशन बन जाएगी, E मैक्स इज इक्वल टू HC/λ माइनस HC/λ नॉट। तो अब y इज इक्वल टू mx प्लस c लगा दें, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E मैक्स इज इक्वल टू HC इंटू 1/λ माइनस HC/λ नॉट।
तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ग्रेडियंट किसके इक्वल है, h इंटू सी के। इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप को इक्वेट कर देंगे किससे, h इंटू सी से। तो h किसके इक्वल आ जाएगा, स्लोप डिवाइडेड बाय c की वैल्यू। स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट ले लें जिससे ग्राफ, एक तो ये ले लेना यहाँ से गुजर रहा था 1.93 और 0, 1.93 था ये, और एक और पॉइंट ले लें जिसको पढ़ना आसान है, ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 0.5 है। टू 2.31 2.32, ये 2.32 है। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया, ये और ये y2 माइनस y1 स्लोप, ये देखिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप यूज़ करेंगे और स्लोप का आंसर आ जाएगा। और स्लोप को बेटा साथ ये नहीं भूलना, ये भी साथ आएगा, दोनों के साथ 10⁻6 भी साथ आएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। स्लोप यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ग्रेडियंट का, उसको उस पर डिवाइड कर देंगे, सी पे डिवाइड कर देंगे। ग्रेडियंट एच सी के इक्वल है। यहाँ पे ग्रेडियंट निकालना आपको आता है, ये 2 पॉइंट हमने ले लेते हैं। ये 2.32, y क्या है 0.5, x क्या है 2.32, ये पॉइंट है। और यहाँ पे x क्या है 1.93 और y क्या है 0। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, उसको जॉल में कन्वर्ट कर लेंगे, जॉल सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अच्छा, आगे कहते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नाउ इंसिडेंट ऑन द मेटेलिक सरफेस विद द लार्जर वर्क फंक्शन। लार्जर वर्क फंक्शन है, लार्जर वर्क फंक्शन है। आपने एक और ग्राफ बनाना है, लार्जर वर्क फंक्शन है तो उसका क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ना, तो 1/λ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, 1/λ ज़्यादा होगा। इसके पैरेलल लाइन बनेगी, आगे चली जाएगी, इसके पैरेलल आगे चली जाएगी। भाई जब जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब 1/λ ज़्यादा होगा। लैम्डा कम होगा तो 1/λ ज़्यादा होगा ना, लैम्डा कम होगा ना तो 1/λ ज़्यादा होगा, लैम्डा कम होगा तो 1/λ, तो आगे चली जाएगी, इसकी पैरेलल लाइन बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, बना लिया। लास्ट क्वेश्चन, अब है लास्ट, पहले लास्ट नहीं था। डिफाइन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड टू टेक देम टू इन्फिनिटी। व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, द ब्रेकिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, the breaking of a heavy nucleus into 2 smaller nuclei, approximately same masses. One possible nuclear reaction is this much. ये nuclear reaction आपको given है. The binding energy per nucleon of the nucleus varies with the nucleon number. Use this relation to explain why the reaction would not result in overall energy release. A student suggests that possible nuclear reaction is this. The binding energy per nucleon of the nucleus varies with the nucleon number. Use this variation to explain. Okay, हमें binding energy per nucleon ग्राफ करता है आपको, binding energy over nucleon number divided by nucleon number। ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। और ये पीक वैल्यू क्या होती है, आयरन 56 होती है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाकियों की इससे कम होगी, बाकियों की 9F, इसकी ये F फ्लोरीन यहाँ पे कहीं पे आएगा, और ये 37 ये यहाँ पे कहीं पर आएगा क्लोरीन, ये 56 है, ये 37 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रही है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इस रिएक्शन में। देखो ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी per nucleon of fluorine and chlorine is less than Fe. Total binding energy उसकी कम है, therefore energy will be absorbed, not released. Energy will be absorbed, not released. आयरन की मैक्सिमम है
प्रोडक्ट की लोअर बाइंडिंग एनर्जी है, तो इस पर एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।